Hi everybody and welcome to Daily Current Affairs for 7th of March. So the first topic for the day is market manipulation. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि सेबी एक्चुअली मार्केट मैनिपुलेशन इस टर्म को सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये क्या है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट मैनिपुलेशन जो है बेसिकली वो एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को दर्शाता है, यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है या फिर अगर दाम चीजों की घट रही है तो उसको ये दर्शाने की कोशिश करता है ऑफ द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। बेसिकली हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन किससे जोड़ के देखते हैं कि हम तो कमोडिटी यूज कर रहे हैं बट यहाँ पे किसी सिक्योरिटी को प्लेज करके और फिर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि उसका दाम बढ़ रहा है या घट रहा है, और ये इन्वॉल्व करता है लिटरल मैनिपुलेशन ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट पर्सनल गेन के लिए, खुद के मुनाफे के लिए हम या तो मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी के दाम को बढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी सिक्योरिटी को दाम को घटा रहे हैं, ये कारण होता है। अब कितने तरीकों से होता है फॉर्म्स, तो पंप एंड डंप ये टर्म पे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ये इन्वॉल्व करता है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग किसी भी प्राइस को, जो स्टॉक है उसके प्राइस को बढ़ा करके दिखाना गलत तरीके से या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके पॉजिटिव हो सकता है वो। और ये कहीं ना कहीं चीपली परचेज स्टॉक को, मतलब किसी भी स्टॉक को आपने कम दाम में खरीदा और इसके बाद में फिर उसको आप बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हो और आप उसको एक ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रिसेंट केस में आप अरशद वारसी का देख सकते हो और उनकी पत्नी का, जिनको सेबी ने बैन भी कर दिया है पंप एंड डंप स्कैम में। तो ये पंप एंड डंप स्कैम पे क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि पंप एंड डंप वाज इन न्यूज रिसेंटली, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक को आप कम दाम में खरीदते हो आगे और फिर उसको आप दाम बढ़ा करके किसी कारणवश कि मतलब आप उसका एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर दिए, आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट खुद से बना दिए गलत रिपोर्ट दिखा करके और आप उसका दाम बढ़ा करके उसको बेच रहे हो और अपने मुनाफे में बढ़ोतरी दिखा रहे हो, ठीक है। चलिए, एक होता है पूप एंड स्कूप, पंप एंड डंप हमने देख लिया, अब पूप एंड स्कूप। तो ये बेसिकली आप इस इमेज में इस डॉगी को देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूप एंड स्कूप का क्या है, ये अगर करता है व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फॉर्म्ड पीपल, छोटा सा ग्रुप होगा इन्फॉर्म्ड पीपल का, वो जानते होंगे और वो अटेम्प्ट करेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक के प्राइस को नीचे दिखा सके, गलत इंफॉर्मेशन फैला करके किसी भी स्टॉक के प्राइस को नीचे दिखाना, गलत इंफॉर्मेशन फैला करके, र्यूमर का उपयोग करके या फिर उसके डैमेज करना उसके इंफॉर्मेशन को, और साथ साथ में फिर उस स्टॉक को कहीं ना कहीं खरीद लेना सस्ते दाम पे। यानी कि कूप एंड स्कूप में क्या है, जानबूझ करके मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको लेकर के हम क्या करेंगे कि गलत इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, र्यूमर्स फैलाएंगे, जिससे कि उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो क्रैश करने लगे, नीचे जाए और इसके बाद में फिर हम उसी प्राइस को खरीद पाए कम दाम में और फिर जब वो दाम बढ़ जाए तो उसका एक मुनाफा हो सके। तो ये दोनों तरीका है मार्केट मैनिपुलेशन का, पंप एंड डंप में बढ़ाने का और पूप एंड स्कूप में घटाने का, ये याद रखिएगा। अब रूल्स क्या है सेबी के द्वारा मार्केट मैनिपुलेशन के लिए, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो एटलीस्ट 25% का होना चाहिए बाई एवरी लिस्टेड कंपनी अदर देन पीएसयू इज कंपलसरी। तो ये सेबी का गाइडलाइंस है, रूल्स है बेसिकली कि जो भी मतलब पीएसयू के अलावा जो भी पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए किसी भी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में, वो एटलीस्ट 25% का होना चाहिए और ये कंपलसरी है। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको डिस्क्लोज किया जाए, साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताया जाए। इसके अलावा इनसाइडर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। इनसाइडर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या कि पहले से पता होना, कहीं किसी लीक से पता होना कि ये बढ़ सकता है, ये घट सकता है, इस स्टॉक का प्राइस में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। तो ये अंदर का जो इन्फॉर्मेशन होगा, मान लीजिए 4 लोगों ने फैसला कुछ लिया और वो 4 जाकर के किसी 5वें को बता दे कि ये हमने ना ये प्लान किया है कि कल हम ये करने वाले हैं, तो उस 5वें को भी वो चीज मालूम है। अब वो उसका गलत भी इस्तेमाल कर सकता है, सही भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सेबी अलाउ करता है T+1 सेटलमेंट, और जो कि ऑप्शनल होगा, यानी कि ट्रेडिंग प्लस 1 डे। एक्चुअली इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मतलब सेबी ने रिसेंटली चेंजेस इंट्रोड्यूस किया है। और साथ साथ में स्कोर्स करके एक है जो कि वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको कोई तकलीफ है आप यहाँ पर स्कोर्स में जाकर के अपने उस ग्रीवेंस को रिड्रेस कर सकते हो। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था मार्केट मैनिपुलेशन का, आपको समझ आया होगा। वेल एंड गुड, नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वी विल ट्राई कि हम इसको एक नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सके अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। बेसिकली ये पंप एंड डंप को दिखा रहा है किस तरीके से जानबूझ के दाम को बढ़ाने का, और ये कहीं ना कहीं कूप एंड स्कूप को दिखा रहा है किस तरीके से प्राइस को क्रैश करने का, ठीक है। और आपके सामने बाकी जो भी कीवर्ड्स थे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइट्स एग्रीमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएन ने 2013 में खैर मार्क किया था मार्च 3 को एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो 3rd ऑफ मार्च रिसेंटली बीता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तब से हम मना रहे हैं हर साल 3 मार्च को।
और उसी दिन कहीं ना कहीं साइट्स को एस्टैब्लिश किया गया था। साइट्स का फुल फॉर्म जो है आप पढ़ सकते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, और बेसिकली ये वाइल्ड फौना और फ्लोरा को कवर करता है। और ये कब आया था? तो 1973 में आया था। ये याद रखिएगा कि जो 1973 ईयर है उस वक्त आपको ये देखने के मिल जाएगा। और साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे कि ये 50वां एनिवर्सरी भी है साइट्स का, यानी कि 2023 जो साल है वो 50वां एनिवर्सरी है। और बेसिकली यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आप अपना बर्थडे एनिवर्सरी भूल जाइए चलेगा, बट दीज ऑर्गेनाइजेशंस नेवर फॉरगेट इस तरीके के एनिवर्सरीज जिनका 50 साल पूरा हो रहा है या 100 साल पूरा हो रहा है। तो अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बॉडी। इसको फॉर्म किया गया था 1973 में। 2023 में 50 साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मना रहे हैं। साइट्स क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। साइट्स एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि एंडेंजर्ड, यानी कि जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है उनको बचाया जा सके इंटरनेशनल थ्रेट से। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे पेंगोलिन्स, तो पेंगोलिन्स का ट्रेड किया जाता है क्योंकि उनके जो बॉडी है उसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने में, या किसी तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब उनको पका के खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उस सब में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो साइट्स उसी चीज को रोकने का कोशिश करता है। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं 1963 में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इफेक्ट में आया था 1975 में। और IUCN जो है उसके मेंबर्स भी इसका सदस्य हैं। भारत जो है वो साइट्स का 25th मेंबर है। भारत ने 1976 में हिस्सा बना और करेंटली साइट्स में 184 मेंबर्स हैं, यानी कि इंडिया आप कह सकते हो कि फाउंडिंग मेंबर में से एक है, क्योंकि 25वां मेंबर भारत है। और ऑल्दो साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, यानी कि कुछ भी अगर फैसला लिया जाएगा तो सारे मुल्कों के ऊपर कहीं ना कहीं वो कंपलसरी होगा, बाइंडिंग होगा। और इसके अलावा दूसरे शब्दों में वही सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। वो लीगली बाइंडिंग तो है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। अब उसके तहत कुछ भी अगर पॉइंट मेंशन है कहीं ना कहीं, कुछ भी, जैसे एक एग्जांपल में उसमें मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होता है कि नेशनल पार्क को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर वो उसी एक्ट के तहत कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं साइट्स अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता है तो क्या वो हमारे नेशनल लॉ को लेगा? बिल्कुल गलत। नेशनल लॉ हमारा एज इट इज रहेगा, ये याद रखिएगा। लीगली बाइंडिंग हो सकता है लेकिन नेशनल लॉ के ऊपर वो नहीं है, नेशनल लॉ से वो नीचे ही रहेगा प्रेफरेंस में। क्लासिफिकेशन क्या है स्पीशीज का? अपेंडिक्स 1 में कहीं ना कहीं 3% का ट्रेड किया जा सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। जैसे कि अभी कोविड-19 था, अब अगर कोरोना जो है पूरे विश्व में व्यापक तरीके से फैला हुआ था, तो उसके वैक्सीन के लिए अगर कोई प्रजाति जो है उसका इस्तेमाल करके उसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है, तो फिर हम उस केस में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपेंडिक्स 2 क्या है? यहाँ पे 97% स्पीशीज का ट्रेड जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और अपेंडिक्स 3 आपको ये रटना नहीं है अपेंडिक्स के, बस ये याद रखिएगा कि 3 अपेंडिक्स में होता है। साइट्स आया कब है तो वो याद रखिएगा 1973 में। इसके अलावा इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, 25th मेंबर है। बाकी ये लीगली बाइंडिंग है और ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं मतलब इंटरनेशनल मतलब नेशनल लॉज को नहीं लेता। इसके अलावा क्या है कि इसको एडमिनिस्टर यूएनईपी करता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है यूएनईपी का वो नायरोबी केनिया के शहर में है। और जो साइट्स का हेडक्वार्टर्स है, ये कंफ्यूज नहीं होना, साइट्स का हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो यूएनईपी का हम बताया आपको नायरोबी केनिया में, और साइट्स का हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ये पूरा का पूरा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आई एम सेइंग अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इनिशिएटिव हमारा महीने भर से ज्यादा हो चुका है। अगर जो लोग सिंसियरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग कि आप एग्जाम देकर के आइएगा, आपको खुद में लगेगा कि सारे के सारे करंट अफेयर्स जो हैं आपके तो यहाँ से ही कवर हो रहे हैं। बिकॉज वी आर नॉट ओनली कवरिंग द करंट पार्ट, वी आर आल्सो कवरिंग द स्टैटिक पार्ट, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इनिशिएटिव शायद ही किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल पाए। नेक्स्ट इकोनॉमिक अगेन पार्ट वही है एफसीआरए का ही, टाइम्स ऑफ इंडिया का कटआउट। कि एफसीआरए ने रिसेंटली क्या किया है कि मतलब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च करके थिंक टैंक है, एक एनजीओ है, उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया है। तो ये आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किसका लाइसेंस सस्पेंड किया है, क्वेश्चन में ये बॉडी है एफसीआरए, इसके ऊपर हमें पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि ये रिसेंट का है। नाउ एफसीआरए क्या है? तो एफसीआरए बेसिकली 1976 में लाया गया था जब इमरजेंसी था। प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस वक्त? इंदिरा गांधी जी। और उस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी लगा था और उस वक्त एफसीआरए लाया गया था कहीं ना कहीं कि जो फॉरेन पावर्स हैं उसको मतलब इंटरफेयर वो ना कर सके भारत के अफेयर्स में, और फंड्स को मतलब वो लाते थे कहीं ना कहीं, तो वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत अब वो फंडिंग दे पाए। ठीक है, इसके अलावा ये कहीं ना कहीं मतलब 1969 से ही बात चल रहा था और 1976 में लाया गया था। समय के साथ आप देखोगे इसमें अमेंडमेंट्स किया गया, 2010 में किया गया, 2020 में किया गया, तो अमेंडमेंट्स होता रहा है। इसके अलावा ये जो है वो फॉरेन डोनेशंस
बेसिकली वो लाता है इंडिविजुअल्स के लिए, एसोसिएशंस के लिए, ताकि कहीं ना कहीं मतलब देश का जो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो वैल्यू है वो मेंटेन हो सके। आजादी, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र और रिपब्लिक, कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसकी वैल्यूज बनी रहनी चाहिए। एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है? रिसीप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स। किसके लिए प्रोहिबिट करता है? डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि इस एक्ट के तहत इनमें से किन लोगों को मतलब फंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, दिया तो सबको जा सकता है, लेकिन दिया किसको नहीं जा सकता है? पहले उन इंसान को जो इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, आप एक वो कैंडिडेट हो, आपको फंडिंग नहीं मिल सकता है। दूसरा, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज। तो अगर आपका मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी है, अगर आप एक जर्नलिस्ट हो, आपको फंडिंग नहीं दिया जाएगा। साथ साथ में जजेस और गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी उसी में आते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बेयरर्स, और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी पॉलिटिकल नेचर का। ऊपर का पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्शन वगैरह का, जर्नलिस्ट वगैरह का, और साथ साथ में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जजेस वगैरह और गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी इस दायरे में कवर होते हैं। तो कल को आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आप एफसीआरए के तहत रेस्ट्रिक्टेड हो, ये याद रखिएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जो है उनको ये अलाउ करता है कि वो रिसीव कर सकते हैं 10 लाख एनुअली। पहले ये लिमिट 1 लाख का था। मतलब मान लीजिए कल को आपका कोई एक रिश्तेदार है जो यूएस से पैसा भेजना चाहता है, तो पहले वो 1 लाख तक ही भेज सकता था, अब वो 10 लाख तक आपको भेज सकता है 1 साल में। और साथ साथ में क्या है कि वही सारा यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसीव करते हैं फॉरेन फंड्स वगैरह, वो पहले 50% तक अपना इस्तेमाल कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे, लेकिन अब वो सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे। कि मतलब हमको ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चलाने में इतना का लागत जो आ रहा है, उसमें सिर्फ आप 20% ही खर्च कर सकते हो। अगर आपको 100 रुपए मिला है, उसका सिर्फ 20 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो, पहले 50 आप कर सकते थे, तो ये कम किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्चुअली काफी इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन जो हमने इंपॉर्टेंट है उसी को कवर किया। जैसे इसमें एक ये भी है कि अगर आपको ब्रांच जो ओपन कराना है, वो एक ही ब्रांच अलाउड है, वो है एसबीआई का, और वो भी न्यू दिल्ली का ब्रांच। तो आपका, आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको न्यू दिल्ली में जाकर के एसबीआई में ब्रांच ओपन कराना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और कोई भी एनजीओ हो, उसको बेसिकली हर 5 साल पे एफसीआरए के तहत मतलब री रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि जो 81 बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर वो कहीं ना कहीं कम करने की बात कर रहा है, नॉर्म्स वगैरह को। और ये 81 बॉन्ड्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। बेसिकली 81 बॉन्ड्स जो है ये टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड परपेचुअल बॉन्ड्स है, मतलब कि सिक्योर्ड नहीं है, और परपेचुअल बॉन्ड्स है, यानी कि जो बैंक इशू करेगा उसके पास में पावर होगा कि वही विड्रॉ करेगा। आप ये नहीं कि आपने खरीद लिया तो आप बैंक में जाके बोलोगे नॉर्मल बॉन्ड्स की तरह कि भाई मेरा तो इतना टेन्योर का था, अभी वो पूरा हो गया तो मेरे को पैसा वापस कर दे। ये नहीं होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बैंक के पास में ये राइट होगा कि बैंक जब चाहे तब बुला करके आपको वो बॉन्ड ले लेगा, आपको आपका पैसा दे देगा। लेकिन अगर उसका मन नहीं है तो आप प्रेशर नहीं दे सकते, इसीलिए वो एक अनसिक्योर्ड है, खतरा भी है, क्योंकि बैंक नहीं देगा तो आप क्या करिएगा, वो तो पहले ही बोल रहा है कि भाई ये अनसिक्योर्ड है। और दूसरा परपेचुअल बॉन्ड्स है, जो कि बैंक इशू करता है अपने बेसल 3 नॉर्म्स को मीट करने के लिए, यानी कि अगर उसको लिक्विडिटी क्रंच है, वो उस चीज को मैनेज करने के लिए बेसल 3 नॉर्म्स को मैनेज करने के लिए वो ये बॉन्ड्स को इशू करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे की फीचर्स क्या है, तो ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं टियर 2 बॉन्ड्स से। तो ये एक बेनिफिट है, इस वजह से लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि मतलब चलो यार थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन इसीलिए तो ज्यादा दे रहे हैं ना कि अनसिक्योर्ड भी तो है। फिर ये जो बॉन्ड्स है इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, जैसा कि आपको हम बताएं कि बाकी बॉन्ड्स में आप एक टाइम फ्रेम के लिए ही उसमें इन्वेस्ट करते हो कि एक बार वो पूरा हो गया अभी आप बैंक में जाओगे वो पैसा आपको दे देंगे, लेकिन इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। साथ साथ में इशूइंग बैंक जो है उसके पास में ऑप्शन है कॉल बैक करने का। बैंक के पास में ऑप्शन है, आपके पास में ऑप्शन नहीं है। बैंक के पास में ऑप्शन है कि वो कॉल बैक कर सकता है उस बॉन्ड्स को, और फिर वो रीपे कर देगा आपका प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आपका जो भी प्रिंसिपल है उस पे देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपए का एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स खरीदा, अब क्या है उस 100 रुपए पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब लेकिन वो जो 100 रुपए आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है वो हवा में है। अब वो 100 रुपए बैंक अगर चाहेगा तो ये कॉल बैक ऑप्शन से आपको बुला करके वो एक दिन आपका 100 रुपए वापस कर देगा। इंटरेस्ट आपको मिला उतने दिन का, अब वो आपको आपका प्रिंसिपल वापस कर रहा है। इसके अलावा जो अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स का वो इसलिए है क्योंकि हायर यील्ड है, जैसा कि आपको हम बताएं, और सिक्योर्ड बॉन्ड्स में कहीं ना कहीं मतलब उस तरीके से यील्ड नहीं होता है, इस वजह से लोग थोड़ा सा एडिशनल बॉन्ड्स की तरफ खींचते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं,
मोस्टली जिनके पास में बहुत पैसा है, क्योंकि वो उनके पास में इतना ही पैसा है कि वो शायद कहीं ना कहीं सोचते हैं अलग अलग तरीका इन्वेस्टमेंट का, तो वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। इसके अलावा हायर रिस्क होने की वजह से ये जो रेटिंग है इन बॉन्ड्स का वो भी काफी कम माना गया है। इसके साथ साथ में सिक्योर बॉन्ड्स तो काफी बेटर माने जाते हैं, और एसबीआई का टीयर 2 बॉन्ड्स जो है वो ट्रिपल ए, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वो हमने देख लिया है 81 बॉन्ड्स का। पूरे डिस्कशन से कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आता है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको जीएस का कोई भी पार्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आप इंस्टीट्यूट में आकर के रिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वी विल ट्राई कि आपको टॉप नॉच क्वालिटी जो है वो दी जा सके। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट फॉर द आर्टिकल ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं, ये लाइव लॉ का आर्टिकल है, कि पेव्स वे फॉर लॉयर्स जो कि 10 साल का अगर उनके पास में एक्सपीरियंस है तो वो कहीं ना कहीं मतलब कल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। बेसिकली ये यही आर्टिकल है जो कि कह रहा है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, कि लॉयर्स और प्रोफेशनल्स जिनके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल माने जाएंगे कि वो राष्ट्रपति के लिए चयनित किए जा सकते हैं, और मेंबर ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम्स इनके लिए भी वो एलिजिबल माने जाएंगे, ना सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, इनके लिए भी। अब ये आर्टिकल 142 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है, यानी कि एक स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि वो कहीं ना कहीं मतलब जनहित में, देखिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कारण में अगर कोई मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पास ले सकता है कि हम नेचुरल जस्टिस देना चाहते हैं, कंप्लीट जस्टिस देना चाहते हैं, तो इस वजह से वो किसी भी हिस्से को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके उनका जो दायरा है वो बढ़ जाता है। आर्टिकल 142 के तहत उनका जो दायरा है ओवरऑल वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि आर्टिकल 142 का ही इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन बढ़ जाता है और वो कंप्लीट जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हमारा था पूरा डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक्स, एंड आई होप आपको काफी पसंद आया होगा ये इनिशिएटिव। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो हमारे इस एफर्ट के लिए जो काफी हार्डवर्क लगता है उसके लिए थोड़ा एक लाइक दबा सकते हैं, जिससे हमें अप्रिशिएट मिलेगा। साथ साथ में हम आपके लिए कुछ और ऐसे यूनिक कंटेंट्स लाते रहें। बाकी कमेंट करके भी बताते रहिएगा अपना ओपिनियन, फीडबैक मोस्ट वेलकम है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जोड़िए जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं, सिर्फ अपना फोकस, कंसंट्रेशन और समय देना चाहते हैं, जिसकी हम वैल्यू भी करते हैं कि आप अगर यहाँ पर आए हो तो कुछ आप सीख करके जरूर जाओगे। ये मेरा वादा है आप सबसे। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड हैप्पी होली इन बिटवीन। आप सब अच्छे से रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और सेफली होली खेलिए। और होली के साथ साथ में ये जो भाईचारे का प्यार है उसको बढ़ाते चलिए, कलर्स ऑफ जॉय, और आई होप कि कलर्स ऑफ सक्सेस भी आप सबके लाइफ में बहुत जल्द आए। सो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर।